हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। और आज की क्लास में पढ़ेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स से इस प्यारे से आर्टिकल को, पीएसयूज होल्डिंग इट अप फ्रॉम द अदर एंड। काफ़ी सारे बच्चों को इकोनॉमी, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन सब चीज़ों को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए बार बार इस तरह के आर्टिकल्स मैं लाता हूँ ताकि आपका माइंड क्लियर हो सके इकोनॉमी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे। चलिए, जो बच्चे क्लास में नए हैं ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। शाम को 6:30 बजे का अलार्म लगाएं। इस वक्त आपको एक क्लास मिलेगी और जो भी इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैब तीनों को साथ में लेकर के सिखाया जाएगा। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ पे आपको एक ट्राई देनी है, 7 में से 7 आपको मार्क्स मिलें, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, पी एस यूज होल्डिंग इट अप फ्रॉम द अदर एंड। देखिए, पी एस यू क्या होती है। कभी कभी आप इसको लिखा हुआ देखेंगे पी एस ई, और कभी कभी लिखा हुआ देखेंगे पी एस यू। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। आसान भाषा में सरकारी कंपनियां जिनमें सरकार का 50% से ज़्यादा स्टेक है, हिस्सेदारी है, उनको बोलते हैं पी एस यूज़। जैसे कि गेल, भेल, आईओसीएल, ये सभी के सभी पी एस यूज़ हैं या पी एस ईज हैं। कह रहे जो सरकारी कंपनियां हैं, जो सरकारी पैसे पे चलती हैं, ये कंपनियां होल्ड इट अप कर रही हैं, किसी चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, पकड़ के रख के बैठी हैं, होल्ड करके दूसरे छोर से, अदर एंड से। होल्ड इट अप करना क्या होता है भाई? मान लीजिए आपके हाथ में कोई चीज़ दे दें भारी सी, और आप पूरा दम लगा करके, पूरा दम दोनों हाथों से उसको उठा करके रखें, है ना, गिरने ना दें। तो बस यही कहलाता है अंग्रेजी में होल्ड इट अप करना। भाई, अंग्रेज़ कोई मंगल ग्रह से नहीं आए। सारी जो चीज़ें हम हिंदी में करते हैं वो अंग्रेजी में करते हैं। होल्ड अप करना यानी किसी चीज़ को पकड़े रखना, प्रिवेंट करना कि वो गिरे नहीं, है ना, भारी भरकम चीज़ को सपोर्ट करना। तो पी एस यूज़ भी बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और गिरने से बचा रहे हैं दूसरे छोर पे तैनात होकर के। अब किसको गिरने से बचा रहे हैं ये बताएगा आपको टाइटल पैराग्राफ। बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, शेयर बाजारों की। कह रहा है जी, पी एस यूज हैव बिन aggressively feeding a revival in retail credit as consumption surged with the lifting of COVID-19 restrictions। कह रहा है जी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी कंपनियां, वो हैव बिन फीडिंग, वो फीड करती आ रही हैं। हैव बिन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनियां, सरकारी कंपनियां बहुत आक्रामक तरीके से, एग्रेसिव मैनर में फीड कर रही हैं, खिला पिला करके बड़ा कर रही हैं। फीड करना यानी खिला पिला के बड़ा करना। और किसको? एक रिवाइवल को, एक फिर से नई जान को। रिवाइवल यानी जान, नई जान। और ये जान आई है रिटेल क्रेडिट में। रिटेल क्रेडिट क्या होता है? आपका और मेरा जो पैसा है ना, हम बैंकों से भी उधार लेते हैं, खर्चा करते हैं, ये रिटेल क्रेडिट है। कंपनियों की बात नहीं हो रही, रिटेल कंज्यूमर की बात हो रही है। तो ये रिवाइवल को फीड कर रही है रिटेल क्रेडिट में। कह रहा है जैसे ही कंजम्पशन जो है, हमारा उपभोग जो है, खर्चा करने का जो काम है, वो बढ़ने लगा है, सर्ज किया है कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस के लिफ्ट किए जाने के साथ ही, लॉकडाउन्स के हटाए जाने के साथ ही। तो लॉकडाउन में कंजम्पशन बहुत कम हो गया था, लोगों ने फिल्में देखना बंद कर दिया था, बाजार जाना बंद कर दिया था, ओला उबर ट्रांसपोर्ट करना जो है बुक करना बंद कर दिया था। इस वजह से इकॉनमी ठप पड़ गई थी। लेकिन कोविड-19 की जब रिस्ट्रिक्शन हटी 2021 में, 2022 में, कंजम्पशन जैसे जैसे बढ़ने लगा तो रिटेल क्रेडिट में एक उछाल आया, उसमें एक रिवाइवल आया। लोगों ने बैंकों से लोन लेना शुरू कर दिया। यही होता है रिटेल क्रेडिट। लोन पे कुछ फ़ोन मंगा लिया, लोन पे कुछ, है ना, घूमने चले गए। और ये सारा काम जो है ना, पी एस यूज़ एग्रेसिवली इस लोन के रिटेल क्रेडिट को फीड कर रही हैं, इस रिवाइवल के अंदर अपनी जान झोंक रही हैं, पैसा झोंक रही हैं, फीड कर रही हैं इसको। चलो, थोड़ा पढ़ने में आपको लग सकता है कि सर ये क्या हो रहा है सब कुछ, कंजम्पशन, क्रेडिट, पीएसयू, बस यही तो इकॉनमी है। ज़्यादा गहरा नहीं है, मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ देसी भाषा में। ज़्यादा गहरे नहीं भी घुसोगे तो भी आर्टिकल पढ़ने ईजी होंगे आपके लिए। चलो कोशिश करो, जैसे जैसे आपको चीज़ें बता रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इस आर्टिकल की सारी वोकैब को एक साथ देख लेते हैं। 5-6 वर्ड्स आपको दिखाऊंगा डिटेल में, ताकि ये भारी भरकम वर्ड्स पढ़ते हुए आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है। टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की।
चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट। एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है अपनी, 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में देखेंगे। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ मैं। देखो, कोशिश करना हर वर्ड को समझो बजाय उसको रट्टा मारने की। राइड ऑन या राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग। ऑन द बैक ऑफ जो है ऑप्शनल है, कभी कभी लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होगा। राइड ऑन भी कभी कभी लिखा हुआ मिल जाएगा। राइड करना यानी किसी चीज़ पे सवार होना। राइड बाइसिकल यानी साइकिल पे सवार हो। राइड ए हॉर्स यानी एक घोड़े पे सवार हो। और जब भी आप राइड ऑन समथिंग करते हो, किसी चीज़ की सवारी करके उसके एडवांटेज लेते हो। भाई घोड़े पे क्यों बैठोगे? ताकि तेज चल पाओ, है ना। तो राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग होता है किसी चीज़ की एडवांटेज लेना, किसी चीज़ के ऊपर सवार होकर के उसका फ़ायदा उठाना। राइडिंग ऑन द बैक ऑफ द सक्सेस ऑफ चैट जीपीटी, ओपन एआई हैज़ कैप्चर्ड द फील्ड ऑफ जनरेटिव एआई। राइड ऑन करते हुए बैक पे या कमर पे उस सक्सेस की, उस कामयाबी की जो है चैट जीपीटी नाम के प्लेटफॉर्म की। कह रहा है ऐसा करते हुए ओपन एआई नाम की जो कंपनी है उसने कैप्चर कर लिया है, हथिया लिया है जनरेटिव एआई का पूरा फील्ड, पूरा डोमेन। तो चैट जीपीटी ओपन एआई ने बनाया, इसको सक्सेस मिली, और इस सक्सेस के बहाने ओपन एआई ने पूरा जनरेटिव एआई का फील्ड कब्जा कर लिया। ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। राइड ऑन को कैपिटलाइज ऑन करना, लेवरेज करना भी बोलते हैं। आज आप राइड ऑन नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। अगला अपने पास फ्रेज है बाय डिंट ऑफ। बहुत दिनों बाद आया ये, और ये फ्रेज जो है ना, हिंदी में अपने पास एक फ्रेज है की बदौलत। की बदौलत, तुम्हारे एहसान की बदौलत मैं जिंदा हूँ, मेरी मेहनत की बदौलत मुझे कामयाबी मिली, नौकरी मिली। तो ये जो बाय डिंट ऑफ है, ये की बदौलत वाले फ्रेज का अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। इसको बाय मीन्स ऑफ भी बोलते हैं, इसको थ्रू द एजेंसी ऑफ भी बोलते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ भी बोलते हैं, और ऑन अकाउंट ऑफ भी बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे सर इतने भारी भरकम फ्रेजेस। भैया आप क्लास में नए हो, क्योंकि किसी क्लास में थ्रू द एजेंसी ऑफ आ जाता है, किसी में ऑन अकाउंट ऑफ आ जाता है। तो अगर रेगुलर क्लासेस में रहोगे किसी भी टीचर की, ना सिर्फ हमारी, किसी भी टीचर की, तो ये सारे फ्रेजेस से आप जो है अच्छे से इंट्रोड्यूस्ड रहेंगे। एनी वन कैन पास दिस एग्जाम बाई डिंट ऑफ हार्डवर्क। कोई भी आदमी पास कर सकता है इस एग्ज़ाम को अपनी मेहनत की बदौलत। अगला फ्रेज हमारे पास एम्यूलेट। एम्यूलेट करना होता है किसी की बराबरी करने की कोशिश करना, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट के साथ। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ हमेशा, विराट कोहली कोशिश करते हैं एम्यूलेट करना सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड। सचिन उनसे बहुत आगे हैं, विराट चाहते होंगे कि मैं भी सचिन की तरह 100 सेंचुरीज बनाऊँ, है ना। तो इस तरीके से जो आपसे आगे निकल चुका है उसकी बराबरी करने के लिए, कंधे से कंधा मिलाने के लिए आप इस वर्ड को, एम्यूलेट को यूज़ करते हैं। ऑल सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफ 90s ट्राइड टू एम्यूलेट माइक्रोसॉफ्ट। सभी सॉफ्टवेयर कंपनियां जो हैं 1990 के दशक की, वो कोशिश किया करती थी माइक्रोसॉफ्ट की बराबरी करने की या माइक्रोसॉफ्ट के बराबर आने की। अब देखो, बराबरी करने को कैचअप विद करना भी बोलते हैं, और ये फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैचअप विद आप उस आदमी के साथ करेंगे या उस चीज़ के साथ करेंगे जिसके बराबर आपको चलना था लेकिन चल नहीं पाए। क्लास में सबका होमवर्क कंप्लीट है, लेकिन आप बीमार थे, 3 दिन का होमवर्क बाकी है। तो शाम को आपने एक दिन बैठ करके 3 दिन का होमवर्क पूरा किया, तो आप बाकी क्लास से कैचअप विद कर रहे हैं, एमुलेट नहीं कर रहे हैं। एमुलेट तो आप उससे करेंगे जो आपसे आगे होना ही था। समझ गए, कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क है। कैचअप विद करना, बराबरी करना किसी की जब आप उससे पीछे छूट गए हों, है ना, पीछे जो उससे रह गए हों। चलिए अगला वर्ड अपने पास सबसाइड। सबसाइड वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ की इंटेंसिटी का धीरे धीरे कम होना। और इस पर सबसे अच्छा एग्जांपल है 5 नंबर पे चलते हुए पंखे का। पंखा 5 नंबर पे चल रहा हो, उसका स्विच ऑफ कर दो तो वो अचानक से बंद नहीं होगा घूमना, पहले स्पीड कम करेगा, 5 4 3 2 1, है ना। उसके बाद लास्ट में बंद हो जाएगा। ये जो एक्शन है पंखे का धीमे धीमे बंद होने का, इसी को बोलते हैं सबसाइड करना। द एक्टर्स पॉपुलैरिटी स्टार्टेड टू सबसाइड आफ्टर हिज अरेस्ट। इस एक्टर की लोकप्रियता शुरू हो गई सबसाइड करना या धीरे धीरे ख़त्म होना उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसकी अरेस्ट के बाद। सबसाइड को वेन करना, डाई डाउन करना, पीटर आउट करना,
या टेपर ऑफ करना भी बोलते हैं। आज आप टेपर ऑफ नाम की फ्रेजल वर्ब आर्टिकल में देखेंगे। अब ऐसा नहीं है ये वर्ड सारे मैं आपको सिनोनिम्स में बता रहा हूँ और आपको देखो, आज से 5 दिन की क्लास बाद डाई डाउन आ जाएगा, फिर उससे 15 दिन के बाद में पीटर आउट आ जाएगा। समझ रहे हो ना, इनका साइकिल सा बना हुआ है। ये सारे वर्ड्स आप बारी बारी करके अलग अलग एडिटोरियल्स में देखोगे। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, रीइंफोर्स। बहुत दिन बाद, बहुत पिछले कई दिनों में काफ़ी बार हो गया ये वर्ड। फोर्स का मतलब होता है पुश, दबाव, धक्का, पावर। इन्फोर्स करना यानी किसी चीज़ को पुश देना, दबाव देना, धक्का देना, पावर देना। और रीइंफोर्स मतलब बार बार पुश देना, बार बार दबाव देना, किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाना। सेक्सिस्ट जोक्स टेंड टू रीइंफोर्स जेंडर बायसेस। सेक्सिस्ट जोक्स जो होते हैं, सेक्सिस्ट मतलब जो किसी सेक्स या जेंडर के खिलाफ है, आदमियों के खिलाफ हैं, औरतों के खिलाफ हैं, या ट्रांसजेंडर्स पे हैं। इस तरह के जो जोक्स होते हैं, चुटकुले होते हैं, वो समाज में जेंडर बायसेस को मजबूत बना देते हैं। जेंडर को लेकर के दिमाग में जो भेदभाव बने हुए हैं उनको मजबूत बना देते हैं। चलिए, स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाने का सिनोनिम है फोर्टिफाई करना, बीफ अप करना। और आज आप इस वर्ड को, रीइंफोर्स को, आर्टिकल में देखेंगे। इसकी दोनों ही स्पेलिंग सही है, इनफोर्स आई से और इनफोर्स ई से। आप जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं। लास्ट वर्ड है हमारे पास सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल या सिग्निफिकेंट। ऐसी चीज़ जो आकार में, मात्रा में, साइज में या महत्वपूर्णता में, क्वांटिटी में, साइज में या इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ी हो, जिसको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो, जो नोटिसेबल हो, साइजेबल हो। ठीक है। द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के इफेक्ट या असर काफ़ी बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल रहे हैं। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप फिर से देखने वाले हैं। डिटेल में 5-6 वर्ड्स हो गए। मेहनत इसीलिए करते हैं वोकैब के ऊपर, क्योंकि तरीका यही है वोकैब को याद करने का। इनको वर्ड्स को समझो बने कैसे हैं और कनेक्ट करके रखो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, रूटीन लाइफ से। समरी ये है कि PSUs जो हैं, यानी सरकारी कंपनियां जो हैं, पिछले 1 से 1.5 सालों में इन्होंने काफ़ी मुनाफा कमाया है स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लिए। और ऐसा हुआ क्यों है? 2 रीजन्स की वजह से। पहला रीज़न ये है कि सरकार ने सरकारी बैंकों में खूब पैसा डाला है। सरकारी बैंकों के बैड लोन्स जो थे, ऐसे लोन्स जो वापस नहीं आ रहे थे, विजय माल्या के लोन्स, सुब्रत रॉय के लोन्स, है ना, उन सारे लोन्स को सरकार ने माफ़ किया मतलब बैंक्स की बैलेंस शीट से निकाल दिया। और दूसरा, सरकार ने क्या किया, बहुत सारी सड़कें, ब्रिज, हाईवेज, है ना, इस तरह की चीज़ें बनाई, जिससे इन सरकारी कंपनियों को काम मिला करने को। इनको काम मिला, पैसा मिला, और इस वजह से स्टॉक मार्केट में इन्होंने पैसा भी अपने निवेशकों को बना के दिया। तो ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे इस आर्टिकल में। मोटी मोटी समरी ये है कि जो हो गया वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आगे ये कंटिन्यू शायद ना रहे। सरकार बहुत ज़्यादा पैसा बहुत वक्त तक जो है लगातार खर्चा नहीं कर सकती है। 2 साल सरकार ने खर्चा किया है, लेकिन शायद आगे ना करे। तो उस वक्त इन PSUs को कुछ और नए तरीके खोजने होंगे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बनाए रखने के। समझ गए? चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। एनालाइजिंग टोन आज की एनालिसिस करके बता रहा है। जिस बच्चे को थोड़े से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है, देसी भाषा में समझाऊंगा, है ना। कह रहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और PSEs आर लीडिंग द रैली इन इंडियन एक्विटीज। कह रहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं, जिनको PSE या PSU दोनों ही फ्रेजेस से, एक्रोनिम से बताया जाता है। कह रहे ये सरकारी कंपनियां जो हैं, ये लीड कर रही हैं रैली को इंडियन एक्विटीज़ में। देखिए, एक्विटी का मतलब होता है स्टॉक, शेयर। कंपनियों में शेयर लेते हो ना आप, HDFC बैंक का या किसी और भी कंपनी का। और इंडियन एक्विटी का मतलब है इंडियन शेयर मार्केट। अमेरिकन एक्विटीज़ मतलब अमेरिका की शेयर मार्केट। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने रैली को, या तेजी की रैली को अच्छे से लीड किया है भारत के शेयर बाजारों में। और कैसे लीड किया है? ये लीड कर रही हैं राइडिंग ऑन अ गवर्नमेंट पुश टू क्लीन अप द बैलेंस शीट्स ऑफ स्टेट ओन्ड बैंक्स एंड एन एक्सपेंशन ऑफ इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहा है ये रैली हो रही है इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की 2 तरीकों से या 2 चीज़ों पे जो है राइड करते हुए, है ना, 2 चीज़ों पे सवार होकर के यह रैली हुई है। पहली चीज पे सवार होते हुए सरकार के उस पुश पे, उस दबाव पे, जो था क्लीन करने का, साफ करने का बैलेंस शीट्स को स्टेट ओन्ड बैंक्स की। ऐसे बैंक्स जिनको स्टेट यानी कि राज्य यानी कि सरकार ओन करती है, जैसे SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो एक तो ये रीजन है इनके रैली करने का। और दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब होता है दायरे का बड़ा होना, फैलाव होना, सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर का, सरकार के बड़े खर्चों का।
कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जिससे सरकार कैपिटल बनाएगी। सड़क बना दी तो ऐसा तो नहीं है वो सड़क खाई भी खत्म हो गई, नहीं, 10 साल चलेगी वो, 20 साल चलेगी। हाईवे बनाया, एयरपोर्ट बनाया, स्टेशन बनाया, है ना। तो ये सब जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, जिनका फायदा 10, 20, 30 सालों तक धीमे धीमे आपको मिलता रहता है। तो कह रहा है इन एंटरप्राइजेज ने, सरकारी कंपनियों ने स्टॉक मार्केट में रैली को लीड किया है दो चीज़ों पर राइड ऑन करते हुए। पहली चीज़ है सरकार ने बैलेंस शीट को क्लीन कर दिया, खराब लोनों को, डूबत के लोन्स को, कर्जों को माफ कर दिया स्टेट ऑन बैंक्स के, सरकारी बैंकों के। और दूसरा, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब किया, सड़कें खूब बनाई, हाईवे खूब बनाए, और इसकी वजह से इन सरकारी कंपनियों को खूब काम मिला, खूब मुनाफा मिला। चलिए, पीएससीज आपका सब्जेक्ट है, आर लीडिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। एक्विटी आप समझ चुके हैं, राइड ऑन या राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ पे सवार होके किसी चीज़ का फायदा लेते हुए किसी काम को करना। एक्सपांशन का मतलब होता है फैलाव, किसी चीज़ के अंदर स्प्रेड। कह रहे जी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव बिल्ट अप एन एडिक्वेट कुशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ कैपिटल इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जीओआई। कह रहे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, मैंने सबके नाम बताए आपको, एसबीआई, पीएनबी, बड़ौदा, है ना, कैनरा। कह रहे ये सारे जो बैंक्स हैं इन्होंने बिल्डअप कर लिया है। बिल्डअप करना मतलब इकट्ठा कर लेना, किसी चीज़ को तैयार कर लेना। तो इन्होंने ढेरी सी बना लिया, इकट्ठा कर लिया है एक पर्याप्त, एक काफ़ी कुशन को, एक राहत को। कुशन यानी वो तकिया जो आपको राहत दे। और कब? एक पीरियड के बाद में हुआ ये सब, जो था कैपिटल इन्फ्यूजन का, पैसे को अंदर डालने का। इन्फ्यूजन करना यानी किसी चीज़ को भरना, जैसे गुब्बारे में हवा भर दी, वैसे ही कैपिटल भी इन्फ्यूज़ की गई है इन बैंकों में। और कौन करेगा भाई? कैपिटल कौन इन्फ्यूज़ करेगा? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या जिसको बोलते हैं जीओआई। और ये इसलिए की गई टू क्लीन अप देयर बैड लोन्स, ताकि उनके बैड लोन्स जो हैं, डूबत के जो कर्जे हैं, उनको क्लीन अप किया जा सके। तो विजय माल्या अगर 5,000 करोड़ लेके भागा तो उस केस में सरकारी जो बैंक है एसबीआई, उसकी बैलेंस शीट से 5,000 रुपए की डूबत को सरकार निकाल देगी। विजय माल्या पे केस चल रहा है, देखा जाएगा उससे 5,000 कब लिया जाएगा, लेकिन 5,000 की डूबत निकाल के सरकार 5,000 रुपये इसमें डाल देगी। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एक कुशन सा मिल गया, उनके डूबे हुए लोन जो हैं सब जो है बैलेंस शीट से निकल गए। तो बैंक्स की वर्ब है हैव बिल्ट अप, इन्फ्यूजन यानी किसी चीज़ में किसी को भरना, गुब्बारे में हवा भरना, बैंकों में पैसा भरना, है ना। अच्छा, बाकियों के साथ क्या हुआ बैंक्स के बाद? कह रहा है जी दे हैव बीन एग्रेसिवली फीडिंग अ रिवाइवल इन रिटेल क्रेडिट। कह रहा है अभी तो बैंक्स की बात करें तो फिर ये बैंक जो हैं वो हैव बीन फीड कर रहे हैं। फीड करना यानी किसी चीज़ को खिला पिला के बड़ा करना, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करती है ना, फीड करवा के, वैसे ही ये बैंक्स भी बड़े आक्रामक तौर पे एग्रेसिव मैनर में खिला पिला के बड़ा कर रहे हैं रिवाइवल को, फिर से जान को जो आई है रिटेल क्रेडिट में। रिटेल क्रेडिट मैंने आपको बताया था, आपने फ़ोन लिया किस्तों पे, घर लिया किस्तों पे, कार ली ईएमआईज़ पे, ये रिटेल क्रेडिट है, आम आदमी जो लोन लेता है। तो लोन लेने का जो रिवाइवल आया है उसको ये फीड कर रहे हैं बैंक, खूब लोन बांट रहे हैं। और ये सारा काम कैसे हुआ है? एज कंजम्पशन सर्ज विद द लिफ्टिंग ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। जैसे ही हमारा कंजम्पशन सर्ज किया, हमारा खर्चा करने का काम जो है, या खर्चा करने की मात्रा जो है बढ़ गई, सर्ज हो गई, लिफ्टिंग के बाद में, हटाए जाने के बाद में, कोविड-19 की पाबंदियों को, कोविड-19 के लॉकडाउन्स को। चलिए, दे आया बैंक्स के लिए, हैव बिन फीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये काम पहले भी हो रहा था और अभी भी हो रहा है 2 सालों से। कंजम्पशन यानी उपभोग, जो खर्चा आप करते हो, बाजार जाते हो, साबुन, तेल, कंघा, है ना, टूथपेस्ट, जो भी लेके आते हो, गाड़ी लेकर के आते हो, घर बनाते हो, ये सब कंजम्पशन है। सर्च करना यानी किसी चीज़ का बढ़ जाना। अच्छा, फिर क्या हुआ जिसके बाद? कह रहा है जी अनदर सेक्शन ऑफ पीएसईज और पीएसयूज हैज़ गेन्ड फ्रॉम सोलन गवर्नमेंट ऑर्डर्स। कह रहा है सरकारी कंपनियों में और भी चीज़ें आती हैं बैंकों के अलावा। कह रहा है दूसरा एक सेक्शन भी है सरकारी कंपनियों का, पीएससीज का, जिनको गेन हुआ है, जिन्होंने गेन किया है, मुनाफा उठाया है। और किससे? सोलन गवर्नमेंट ऑर्डर्स का। सोलन मतलब ज़्यादा बड़े हुए, एक्सपैंड हुए। ये वर्ड बना है स्वेल से, स्वेल यानी सूजन। जब कोई चीज़ सूज जाती है तो वो सोलन होकर के बड़ी हो जाती है। तो वैसे ही सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी बड़े हो गए, सोलन हो गए। और ये क्यों हुए? ये हुए ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ये हुए ऑन अकाउंट ऑफ यानी की बदौलत, ऑन अकाउंट ऑफ यानी की वजह से बढ़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के और डिफेंस प्रोक्योरमेंट के। तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग खूब की, आपको ऊपर बताया था मैंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी यही सड़कें वगैरह बनाना, है ना। और डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी खूब की,
किसी कंपनी से सरकार बंदूकें खरीद रही है, किसी कंपनी से गोलियां बनवा रही है, सब सरकारी कंपनियां हैं। तो खूब इनको ऑर्डर्स मिले और इसकी वजह से इनको फ़ायदा हुआ, मुनाफा हुआ। अनदर सेक्शन की वर्ब है हैज़ गेन्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव में। गेन फ्रॉम करना, किसी चीज़ का, किसी चीज़ से फ़ायदा लेना। सोलन मैंने आपको बता दिया, जो साइज में बड़ा हो जाए। ये वर्ड बना है स्वेल नाम की वर्ब से। स्वेल यानी फूल जाना, सूज करके। तो सरकार के गवर्नमेंट ऑर्डर्स भी ऐसे सूजा हुआ है, एकदम जैसे चोट होती है ना, सूजी हुई फूल जाती है, वैसे इनके ऑर्डर्स भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, सूज गए हैं। चलिए, ऑन अकाउंट ऑफ मतलब की बदौलत, बाय डिंट ऑफ, थ्रू द एजेंसी ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, बाय वर्च्यू ऑफ, है ना, सभी इन फ्रेजेस से इसको बताया जाता है। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी या परचेज। कह रहे एनर्जी कंपनीज हैव हैड टू ऑब्जॉर्व सम ऑफ द ऑयल शॉक सिंस द आउटब्रेक ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। कह रहा है फिर तीसरे सेक्शन की बात करो, एनर्जी कंपनियों की। अब एनर्जी कंपनियां कौन सी हैं सरकारी, कौन सी हैं? अरे यही बीपीसीएल, आईओसीएल, भेल वेल, है ना। भेल तो नहीं है खैर, कोल इंडिया लिमिटेड जो कोल बनाती है, जो कोल को ला करके इंपोर्ट करके, है ना, बिजलियां बनाती है। कह रहे जो एनर्जी कंपनियां हैं, बिजली, कोयले और पेट्रोल वाली कंपनियां हैं, इनको हैव हैड टू एब्जॉर्व, इनको एब्जॉर्व करना पड़ा है। हैज़ टू, हैव टू बता रहा है मजबूरी को, और हैव के बाद लगा के बना रहा है परफेक्ट टेंस। कह रहे जी परफेक्ट टेंस में इनको सहना पड़ा है, एब्जॉर्व करना पड़ा है, सोखना पड़ा है कुछ एक ऑयल शॉक को, कुछ एक ऑयल के दाम में आने वाले झटकों को। और कब से? जब से आउटब्रेक हो गया, शुरुआत हो गई रशिया यूक्रेन वॉर की। आउटब्रेक का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ की शुरुआत जो अचानक से हो और आउट ऑफ कंट्रोल हो। कहीं आग लग गई, अचानक से लगेगी, कहीं वॉर हो गई, अचानक से हो, है ना, कहीं इन्फेक्शन हो गया। तो कह रहा है अचानक से हुई वॉर के बाद। कह रहा है अदरवाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन्स कुड हैव बीन हायर। कह रहा है अगर ऐसा ना होता ना, तो अदरवाइज नहीं तो ये जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, भागीदारी है पब्लिक सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन गेन यानी स्टॉक मार्केट में रैली, स्टॉक मार्केट में उछाल। कह रहा है इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन गेन्स में वो बहुत ज़्यादा होता, दैट कुड हैव बीन हायर। समझे? तो एनर्जी कंपनियों ने काफ़ी नुकसान झेला है वॉर की वजह से। कभी ऑयल बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। अगर ये ना हुआ होता तो सरकारी कंपनियां और अच्छा मुनाफा स्टॉक मार्केट में दिखाती। एनर्जी कंपनीज की वर्ब है हैव हैड टू। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू बताते हैं आपकी मजबूरी को, और हैव के बाद में लगा करके परफेक्ट टेंस बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को आपको भी डिटेल में बताएंगे। हैव हैड, हैज हैड, हैड हैड, है ना, स्ट्रक्चर कैसे बनती है एक बार समझ लो इतना। चलो, एब्जॉर्व करना, किसी चीज़ को सहना, किसी चीज़ के बुरे परिणामों को झेलना। आउटब्रेक यानी किसी चीज़ की शुरुआत, और वो ऐसी चीज़ जिसका कोई कंट्रोल ना हो आपके हाथ में। आग लग गई तो फिर अब फायर ब्रिगेड ही बुलानी पड़ेगी, वॉर हो गई तो पीस करवानी पड़ेगी, है ना, आउटब्रेक। चलिए, आउट कंट्रीब्यूशन की वो है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन, वुड हैव बीन, शुड हैव बीन, ये वो स्ट्रक्चर हैं जो पास्ट में कोई काम हो सकता था लेकिन हो ना पाया हो, उसके लिए यूज़ होती हैं। कुड हैव बीन मतलब ऐसा हो सकता था, शुड हैव बीन मतलब ऐसा होना चाहिए था, है ना। इस तरीके से इनको याद रखें, कई बार करवा चुके हैं स्ट्रक्चर भी। कह रहा द स्टेट ऑन पैक इज ऑल्सो कैचिंग अप विद द फैंसियर वैल्यूएशंस ऑफ प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स एज इन्वेस्टर्स सीक अपॉर्चुनिटीज इन राइजिंग मार्केट। कह रहे जो स्टेट ऑन पैक है, पैक मतलब गुच्छा, पैक क्या होता है, गुच्छा होता है ना, और स्टेट ऑन मतलब जो स्टेट ऑन करती है जिस गुच्छे को। बात कर रहे हैं सरकारी कंपनियों की, सरकारी कंपनियों के झुंड की। कह रहे जो स्टेट ऑन पैक है, सरकारी कंपनियां हैं, और ऐसी कंपनियां जो सिर्फ सरकार चलाती है, जिनमें पब्लिक सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। ऊपर तो पब्लिक सेक्टर कंपनियों की बात हो रही थी। कह रहे ये भी कैचअप विद कर रहा है, ये भी बराबरी में आने की कोशिश कर रहा है, और किसके साथ में? उन बहुत ही फैंसियर वैल्यूएशंस के साथ में। वैल्यूएशन यानी किसी कंपनी का भाव, कितनी कौन सी कंपनी किस भाव पे बिकती है शेयर बाजार में। और फैंसी यानी बहुत ज़्यादा ही फैंसी हो, है ना। 100 रुपये की कंपनी 150 रुपये में मिल रही है, 125 में मिल रही है, क्योंकि बुल मार्केट है। तो ये स्टेट ऑन कंपनियां भी ऊंचे भावों को पकड़ रही हैं, प्राइवेट कंपटीटर्स के फैंसी वैल्यूएशन को कैचअप विद कर रही हैं। और क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स सीख कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को एक बढ़ते हुए बाजार में। तो प्राइवेट कंपनियां तो बहुत तेज़ी से आगे भाग गई, है ना। प्राइवेटली मैनेज होती हैं, टाटा की कंपनियां हैं, ठीक है, बिरला की कंपनी है, सीमेंट कंपनियां, बजाज की कंपनी है, फाइनेंस की, तो वो बहुत आगे भाग रही हैं। अब सरकारी कंपनियां भी इनके पीछे पीछे इनके प्राइस को मैच कर रही हैं, क्योंकि आगे भागी हुई कंपनियों में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो पीछे रहने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा मिले। पूरा मीनिंग बता दिया मैंने आपको, है ना, फाइनेंशियल लैंग्वेज का। पैक की वर्ब है इज़ कैचिंग अप विद।
कैचअप विद करना, किसी चीज़ के बराबर आने की कोशिश करना जब आप उससे पीछे छूट जाओ, ठीक है, तो इज़ कैचिंग अप विद। वैल्यूएशन यानी किसी चीज़ का वैल्यू, किसी चीज़ का भाव। फाइनेंशियल लैंग्वेज में वैल्यूएशन का मतलब होता है किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो, या फिर यूँ कहते हैं उसका दाम कितना है ना, उसकी शेयर का दाम कितना है, कीमत क्या है। चलिए बढ़े आगे। अब ये स्ट्रक्चर देखनी है ना, देखो छोटा सा आर्टिकल है, ये आगे 2 पैराग्राफ हैं, मेरे ख्याल से 10 मिनट में निपट जाएंगे। तो एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको बीच में देख लेते हैं। ये ग्रामर कॉन्सेप्ट ये कहता है हैव वर्ब जो है इसके 3 मीनिंग्स हैं। मीनिंग्स तो 4 हैं, वैसे 3 जो मेन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। पहला मीनिंग है ऑन करना, किसी चीज़ को जेब में रखना। दूसरा मीनिंग है कुछ खाना पीना। और तीसरा मीनिंग है कुछ एक्सपीरियंस करना। ध्यान से सुनना इस बात को, मैं रिवाइंड कर लेना इसको अगर समझ में ना आए। ऑन करने के लिए हैव वर्ब यूज होती है आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ। आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। दूसरा मीनिंग क्या है, ईट करना। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता कर रहा हूँ। ईट करना, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, है ना। एक्सपीरियंस करना, वी हैड अ गुड टाइम या वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं बहुत अच्छे वक्त का। तो ये तीनों तरीके से हैव वर्ब यूज होती है। याद ये रखना है आपको, अगर हैव वर्ब को परफेक्ट टेंस में इन मीनिंग्स के साथ में यूज करना हो तो फिर स्ट्रक्चर थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे वी हैव द ऑनरशिप ऑफ दिस प्लॉट, हमारे पास ऑनरशिप है, मालिकाना हक है इस प्लॉट का। लेकिन अगर ये सेंटेंस ऐसा हो, वी हैव द ऑनरशिप ऑफ दिस प्लॉट सिंस 1999, हमारे पास मालिकाना हक है इस प्लॉट का सन 1999 से। अब मुझे बताओ, ये काम 1999 से हुआ है और आज भी हो रहा है, तो या तो आप इसको परफेक्ट टेंस में बताएं या आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताएं। दो ही तरीके से बता पाएंगे। और मैंने आपको समझाया हुआ है, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस काफ़ी हद तक एक है ना। मोस्ट केसेस में एक ही होते हैं वो, अगर ग्रामर जिस बच्चों ने अच्छे से देखी है। तो मैं परफेक्ट टेंस की बात करूंगा खाली यहाँ। मैं यहाँ पे हैव वर्ब जो लिख रहा हूँ वो गलत होगी, मुझे वी के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी हैव, परफेक्ट बनाने के लिए। लेकिन हैव अपने बाद में इस हैव वर्ब को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देगी और यहाँ लिखना पड़ेगा हैड। समझे मेरी बात को भाई। ये जो हैव था, ये जो हैव था ये इंडेफिनिट वर्ब थी, सिंस लगने की वजह से परफेक्ट बनाई। परफेक्ट बनाई तो वी के हिसाब से हैव लेकर के आए परफेक्ट की वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और इस हैव को, ऑनरशिप वाले हैव को हमने हैड में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके हैव हैड की आपको स्ट्रक्चर मिली। वैसे ही शी हैज लंच, हैज हर लंच कर लो यहाँ पे, हैज हर लंच एट 2 PM एवरी डे, वो अपना लंच करती है। अब यहाँ पे हैज़ जो है खाने की बात कर रहा है, वो अपना लंच दोपहर का खाना खाती है 2 बजे हर रोज। लेकिन मैं ये बोलूँ, वो अपना दोपहर का खाना खा रही है पिछले कई महीनों से दोपहर को 2 बजे, तो यहाँ पे हैज़ से इंडेफिनिट टेंस से काम नहीं चलेगा। शी के हिसाब से हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी और इस हैज़ को वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा परफेक्ट टेंस के हिसाब से, और यहाँ लगाना पड़ेगा हैड। तो भाई साहब इंग्लिश में हैव हैड, हैज़ हैड, बस यही स्ट्रक्चर्स हैं जो आपने अभी बना के देखी है ना, बस यही स्ट्रक्चर्स आप इनको यूज होता हुआ देखते हो। यहाँ पे हैज़ टू या हैव टू लिखते हैं एनर्जी कंपनियों के लिए, ठीक है। लेकिन परफेक्ट टेंस बनाने के लिए एक हैव नाम की हेल्पिंग वर्ब लेकर के आए और इस हैव टू को हैड टू में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का जिनकी बेसिक्स थोड़ी सी भी अच्छी है। लास्ट सेंटेंस आपको दे रहे हैं एज अ क्विज, होमवर्क क्विज है आपका। इस सेंटेंस को आपको सही करके सही स्ट्रक्चर में चेंज करना है। आई हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग वेकेशंस विद फ्रेंड्स सिंस द पैंडेमिक एंडेड, जब से महामारी खत्म हुई मुझे बहुत मज़ा आ रहा है वेकेशंस का अपने दोस्तों के साथ। आई हैव अ लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग वेकेशंस। ठीक है, सब लोग कोशिश करना, कमेंट्स में डालना, गलत होगा तो सही बताऊंगा, सही होगा तो आपका जवाब हार्ट दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट यही था। नेक्स्ट है जी, सम ऑफ दीज ड्राइवर्स आर सेल्फ लिक्विडेटिंग दो। कह रहा है जी कुछ एक ये जो ड्राइवर्स हैं जो ऊपर हमने बताए हैं ये सेल्फ लिक्विडेटिंग है। लिक्विडेट करना यानी किसी चीज़ को ऐसा समझ लें, अगर आपने बैंक को पैसा नहीं दिया, अगर आपने अपनी ईएमआई बैंक को नहीं चुकाई, तो बैंक आकर के आपकी सारे जो घर वर है उसको बेच देगा, लिक्विडेट कर देगा। समझ के, आपकी जो सारी प्रॉपर्टी है उसको लिक्विडेट कर देगा। अगर आपने अपने ब्रोकर को पैसा नहीं दिया, स्टॉक मार्केट में अगर आप जुआ कर रहे हैं, जुआ वाला गेम भी तो होता है FNO, तो ब्रोकर से अगर आप जुआ खेल रहे हैं, 1000 रुपये देकर के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद के बैठे हैं, अगर आप सही वक्त पे पैसा नहीं दोगे तो ब्रोकर आपके शेयर्स को लिक्विडेट कर देगा। तो लिक्विडेट करना यानी किसी चीज़ को ख़त्म कर देना,
लिक्विड फॉर्म में ले आना। और सेल्फ लिक्विडेटिंग यानी खुद को ही खत्म कर देना। कह रहा है ये जो ऊपर ड्राइवर्स है ना, ये सेल्फ लिक्विडेटिंग है, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे? कह रहा है जी क्रेडिट लेड कंजम्पशन इज कूलिंग ऑफ रैपिडली एंड द सेंट्रल बैंक हैज सॉट हायर प्रोविजनिंग फॉर डिटेल लोन्स। कह रहा है क्रेडिट लेड जो कंजम्पशन था, क्रेडिट यानी उधार, लेड यानी अगुवाई में, उधार की अगुवाई में चलता हुआ जो उपभोग था। भाई जेब में तो पैसे हैं नहीं हमारे, हम बाजार जाते हैं आईफोन ले आते हैं 20,000 की ईएमआई बना करके। कह रहा है ये जो कंजम्पशन था क्रेडिट पे, उधार पे, क्रेडिट कार्ड पे, ये अब कूल ऑफ कर रहा है, धीमे धीमे करके नीचे आ रहा है। समझ गए ना? सबसाइड हो रहा है। और कैसे हो रहा है? रैपिडली, बहुत तेजी से हो रहा है ये। और जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, उसने सीक किया है, हैज सॉट, सीक की थर्ड फॉर्म है सॉट, उसने कोशिश किया है पाने की, सीख किया है हायर प्रोविजनिंग को, ज़्यादा बड़े इंतजामात को, जो है फॉर रिटेल लोन्स टू अवॉइड कॉन्सल्टेशन। ये इंतजामात होंगे रिटेल लोन्स के लिए ताकि कॉन्सल्टेशन को अवॉइड किया जा सके। अब फाइनेंशियल लैंग्वेज में देख लिए, आसान भाषा में समझो। प्रोविजनिंग का मतलब होता है वो पैसा बैंक जो अपना जेब में रखेगा अलग से। 1,000 रुपये का लोन देगा तो बैंक कम से कम 100 रुपये अलग से रखेगा। लोन डूब भी जाएंगे तो ऐसा ना हो बैंक कहीं डूब जाए, तो 100-150 रुपये बैंक को आरबीआई के पास में जो है सेफ रखने पड़ते हैं। इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो इन्होंने क्या बोला आरबीआई ने? अपनी प्रोविजनिंग को बढ़ाओ, यानी 100 की जगह तुम 200 रुपये हमारे पास सेफ रखोगे, क्योंकि पब्लिक जो आपसे लोन ले रही है, इन अदर वर्ड्स वो लोन आपको वापस शायद ना दे। तो कंजम्पशन लेड जो क्रेडिट लेड कंजम्पशन है वो कूल ऑफ कर रहा है। अब पैसा ही नहीं है, इतना कितना लोन लोगे आप? इस वजह से आरबीआई ने प्रोविजनिंग को बढ़ा दिया है बैंक्स की। प्रोविजनिंग बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब है आरबीआई को लगता है कि अब ये लोन रिस्की हो गए हैं, और इसलिए कंसंट्रेशन को अवॉइड किया जा रहा है। सारे बैंकों का पैसा ऐसा ना हो हमारे क्रेडिट कार्ड की वजह से हमारे लोन के चक्कर में आ जाए, है ना, कंसंट्रेशन ना हो। चलिए कोशिश कर रहा हूँ, होपफुली जितना आपको समझा पाए, है ना। कंजम्पशन की वर्ब है कूलिंग ऑफ, सेंट्रल बैंक की वर्ब है हैज सॉट। कह रहा है जीओएस केपेक्स साइकिल विल लाइक वाइज टेपर ऑफ। कह रहा है वैसे ही गवर्नमेंट का जो खर्चा करने का साइकिल है, केपेक्स, केपेक्स क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को ही जो है शॉर्ट फॉर्म में, एक्रोनिम में केपेक्स बोल देते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर था सरकार का बिल, जो बड़े बड़े हाईवे बनाना, एयरपोर्ट बनाना। कह रहे सरकार का खर्चा करने का जो साइकिल है, जो 5-6 साल का होता है, वो भी इसी तरीके से, लाइक वाइज इसी तरीके से टेपर ऑफ करेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। हैविंग क्राउडेड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कह रहे क्राउड इन करने के बाद में, हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। क्राउड इन करने के बाद में, इकट्ठा करने के बाद में बहुत सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। चलिए इसके अंदर ज़्यादा घुसेंगे नहीं, बस ये समझ लो सरकार कितनी बार सड़कें बनाएगी। जब सारी सड़कें बन जाएंगी फिर सरकार भी पैसा खर्च करना कम कर देगी, है ना। चलिए कैपेक्स की वर्ब है विल टेपर ऑफ। कह रहा है दिस विल हैव एन इफेक्ट ऑन पब्लिक सेक्टर्स कैपेक्स प्लान्स अलोंग साइड अ ग्रेटर डिमांड फॉर क्रेडिट फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। कह रहा है ये सारा जो है ना काम जो ऊपर होगा, ये इफेक्ट डालेगा पब्लिक सेक्टर के कैपेक्स प्लान्स पे, और किसके साथ साथ? अलोंग साइड एक ज़्यादा डिमांड के, बड़ी डिमांड के, जो है क्रेडिट की प्राइवेट सेक्टर के। तो जैसे ही सरकार का खर्चा करने का साइकिल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सरकार खर्चा नहीं करेगी, तो पब्लिक सेक्टर के भी खर्चा करने के प्लान खत्म हो जाएंगे। सरकारी कंपनियों के पास भी जब ऑर्डर नहीं होंगे, वो भी नई फैक्ट्रियाँ नहीं बनाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा? एक ज़्यादा बड़ी जो डिमांड आ रही है क्रेडिट की, लोन्स की, प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट कंपनियों से, उस डिमांड पे भी असर पड़ेगा। तो सरकारी खर्चे पे इकॉनमी पूरी चल रही है। जिस दिन खर्चा खत्म, उस दिन सब मुसीबत में, तकलीफ में पड़ने वाले हैं, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हो। कह रहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल ऑल्सो हैव टू बिकम मोर एग्रेसिव विद डिपॉजिट मोबिलाइजेशन विच मे डाइवर्ट सम ऑफ द हाउस होल्ड सेविंग्स दैट आर फ्लोइंग इनटू द स्टॉक मार्केट। कह रहा है फिर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, सरकारी बैंकों को और ज़्यादा एग्रेसिव भी बनना पड़ेगा, आक्रामक भी बनना पड़ेगा डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर के। अब ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन क्या होता है अभी समझा दूंगा आपको। इस चीज़ को लेकर के इनको एग्रेशन दिखाना होगा आने वाले टाइम में। दे विल हैव टू डू दिस। और ये क्या होगा इससे? कह रहा है जी इससे हो सकता है डाइवर्ट कर दे, ये चीज़ घुमा दे या रीडायरेक्ट कर दे, दिशा को बदल दे। और किसकी? कुछ हाउस होल्ड सेविंग्स की, कुछ आम आदमी की बचत की, जो अभी फ्लो हो रही हैं स्टॉक मार्केट में। पब्लिक सेक्टर क्या करेंगे? डिपॉजिट को बहुत तेज़ी से मोबिलाइज करवाएंगे, ऐसी ऐसी स्कीम्स देंगे कि हम सारा पैसा बैंक डिपॉजिट में डालें, एफडी में डालें, क्योंकि सरकार से पैसा मिलना इनको कम होगा, तो हमसे पैसा मांगेंगे ये, ताकि इनका बिजनेस चलता रहे। और जैसे ये स्कीम्स ऐसी निकालेंगे एग्रेसिव होकर के, लोग जो हैं स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बैंकों में डालेंगे, और बैंक में पैसा डालेंगे, स्टॉक मार्केट से पैसा निकलेगा और मार्केट्स गिरने लगेंगी।
समझ पा रहे हो? तो ये हर सिनेरियो को आपके सामने बता रहा है अगले 2 साल में जो हो सकता है। बैंक्स की वर्ब है विल हैव टू, विच आया है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के लिए। डिपॉजिट वो होता है जो बैंक में करते हैं, मोबिलाइजेशन किसी चीज़ को काम पे लगाना, मोबिलाइज करना। विच आया इसके लिए, वर्ब है मे डाइवर्ट, डाइवर्ट करना यानी किसी चीज़ की दिशा में, दिशा बदल देना है ना, नॉर्थ से उसको साउथ में ले जाना। सेविंग्स के लिए दैट आया, दैट की वर्ब है आर फ्लोइंग। कुछ बच्चों को टेंशन हो रही होगी सर बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। मैं आपको कह ही नहीं रहा हूँ कि आपको इकोनॉमिस्ट बनना है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी थोड़ी करके लोगे, 2 4 6 महीने में 50 आर्टिकल पढ़ लोगे इकोनॉमी वाले, तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। और ज़्यादा समझ के करना भी क्या है, आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि मीनिंग आप निकाल सको, है ना। कह रहे द पब्लिक सेक्टर हैज़ डिलीवर्ड ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डाउन टर्न बाय री इन्फोर्सिंग हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर कह रहे पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर जो है यानी सरकारी कंपनियां जो हैं, उसने डिलीवर किया है, उसने ला करके दिया है, डिलीवरी दी है। और किस दौरान? एक आर्थिक मंदी के दौरान, इकोनॉमिक डाउन टर्न के दौरान। और ऐसा कैसे किया उसने? उसने किया री इन्फोर्स करके, मजबूत बना करके हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को। तो आर्थिक मंदी कोविड के बाद आई थी, लेकिन पब्लिक सेक्टर ने सरकार की जो स्पेंडिंग है उसके जरिए बहुत अच्छे से डिलीवर करके हमें मंदी से निकाला है। पब्लिक सेक्टर की वर्ब है हैज़ डिलीवर्ड। डाउन टर्न यानी मंदी, स्लो डाउन, रिसेशन भी बोलते हैं इसको, जब चीज़ें टर्न ले लेती है डाउन की तरफ, हर चीज़ जब नीचे आना शुरू हो जाती है, डाउन टर्न। क्रेडिट हैज़ यूज द एक्सटेंडेड स्लो डाउन इन डिमांड फॉर कमर्शियल क्रेडिट टू इट्स एडवांटेज। कह रहे जी इस पब्लिक सेक्टर ने यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है बहुत लंबे वक्त से चल रहे मंदी का, स्लो डाउन का, जो आई थी मांग में, डिमांड में, कमर्शियल क्रेडिट को लेकर के। देखिए रिटेल क्रेडिट क्या था? जो आप और मैं उधार लेते हैं बैंकों से, क्रेडिट कार्ड कंपनियों से। कमर्शियल क्रेडिट क्या है? जो कंपनियां बैंकों से उधार लेती हैं नया बिजनेस खोलने के लिए, नया फैक्ट्री बनाने के लिए। तो कह रहा है जी इन पब्लिक सेक्टर ने बड़ा अच्छे से इस डिमांड में जो मंदी आई थी उसका फ़ायदा उठाया। देखो मीनिंग क्या है सेंटेंस का? कमर्शियल क्रेडिट में कमी आई उसकी डिमांड में, यानी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्होंने मुनाफा कम होने के चलते, मंदी के चलते बैंकों से क्रेडिट कम मांगा। कमर्शियल क्रेडिट मतलब कमर्शियल कंपनियों द्वारा मांगा जाने वाला उधार, बैंकों से लिया जाने वाला क्रेडिट। तो फिर क्या हुआ? जब कमर्शियल क्रेडिट कम हुआ तो पब्लिक सेक्टर कंपनी आगे आई, उन्होंने बोला हमें दे दो पैसा। टाटा को पैसा नहीं चाहिए, बिरला को पैसा नहीं चाहिए, अंबानी को पैसा नहीं चाहिए, तो आप हमारी रेलवे कंपनी जो है सरकारी, इसमें पैसा डालो। तो इन्होंने बड़े अच्छे से इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, बाजार में डिमांड में कमी का। और फिर क्या किया इन्होंने? इम्प्रूव्ड वैल्यूएशन पुशेस दिस एडवांटेज फर्दर थ्रू इन्हांस्ड एक्सेस टू क्रेडिट। अब करें इनकी जो वैल्यूएशन इंप्रूव हो गई है, इन पब्लिक सेक्टर कंपनियों के मुनाफे, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनका स्टॉक मार्केट प्राइस, हर चीज़ जब इंप्रूव हो गया है इस लोन के जरिए, इस जो है क्रेडिट के जरिए, ये इस एडवांटेज को और आगे पुश करता है, इनको इस एडवांटेज का और फ़ायदा दिलाता है। कैसे? एनहांस एक्सेस के जरिए जो इनको क्रेडिट के लिए मिल रहा है। पहले जो कंपनी घाटे में थी उसने लोन उठाया, अपने आप को मुनाफे में किया, वैल्यूएशन बढ़ गई, अब इसको और क्रेडिट मिलेगा और अच्छा इजीली मिलेगा, इन्हांस होकर के मिलेगा। घाटे वाली कंपनियों को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज ब्याज पे जो है लोन्स मिलते हैं, मुनाफे वाली कंपनियों को कम ब्याज पे लोन मिलते हैं। तो अपनी वैल्यूएशन का फ़ायदा उठा करके ये और सस्ता लोन अब बाजार से ले सकती हैं। दे कैन पुश दिस एडवांटेज फर्दर। कह रहा है द इन्वेस्टमेंट साइकिल टर्न्स द क्रिटिकल रोल प्लेड बाय द स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस मे बी डायल्यूटेड। कह रहा है लेकिन बैड न्यूज़ क्या है? जैसे ही इन्वेस्टमेंट साइकिल टर्न हो जाएगा, सरकार का केपेक्स साइकिल होता है 5 साल का, बता देता हूँ मैं आपको, पंचवर्षीय योजना भी इसको बोलते थे, अब थोड़ा सा इनको प्लानिंग कमीशन से, है ना, प्लानिंग कमीशन आने के बाद में इनका नाम बदल दिया, काम वही है। तो शुरू के 2 3 सालों में खूब पैसा खर्च करती है सरकार, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो कह रहा है जी इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है पंचवर्षीय योजना का, जैसे जैसे वो टर्न करता है, ये साइकिल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, दूसरी तरफ जो है मुंह मोड़ेगा, तब तब क्या होगा? ये जो क्रिटिकल रोल प्ले किया गया है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के द्वारा, सरकारी कंपनियों के द्वारा, वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, वो रोल भी धीमा हो जाएगा। जिस दिन सरकार खर्चा करना बंद करेगी, इन्वेस्टमेंट साइकिल पूरा कर देगी, उस दिन सरकारी कंपनियां फिर घाटे में आ जाएंगी और ये बाजार से, जो इन्होंने अपना बाजार पे जो इंप्रेशन छोड़ा है वो इंप्रेशन खत्म हो जाएगा। सरकारी कंपनियां सरकारी पैसे से चलती हैं, ज़्यादा खुद अपना मुनाफा ही ज़्यादा नहीं कर पाती। साइकिल की वर्ब है टर्न्स, रोल की वर्ब है मे बी डाइल्यूटेड। डाइल्यूट होना, किसी चीज़ का वीकन होना, कमज़ोर होना। दूध में पानी मिला करके आप दूध को डाइल्यूट कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं, है ना। कह रहा है जी बट दैट डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम देयर रोल
एज इकोनॉमिक बैलेस्ट, अ रोल दे कैन फुलफिल बेटर विद इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कह रहे लेकिन फिर भी ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये बिल्कुल भी डिट्रैक्ट नहीं करती है। डिट्रैक्ट करना यानी अलग ले जाना, डिफ्लेक्ट करना, डाइवर्ट करना इनकी उस भूमिका से, उस रोल से जो इकोनॉमिक बैलेस्ट के तौर पे, आर्थिक स्टेबलाइजर तौर पे या संतुलन लाने वाले फैक्टर के तौर पे प्ले करते हैं। बैलेस्ट मतलब वो वाली चीज़ जो आपको एंकर करे, बैलेंस करे। जहाज़ का बैलेस्ट होता है जो जहाज़ को खड़ा रखता है। तो ये पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं ये हमारी इकोनॉमी के बैलेस्ट हैं, स्टेबलाइजर्स हैं। और इनके इस रूल, इसका इनका जो ये स्टेबलाइजर का रोल है, इससे कोई भी चीज़ जो ये ऊपर वाली हमने बताई है वो चीज़ उसको कम नहीं करती है ना। वहाँ से हम इसको डिट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। समझे मेरी बात को? यानी रोल वो उतना इंपॉर्टेंट है चाहे ये कंपनी आगे घाटे में भी चली जाए। कह रहा है ये वही रोल है जो वो फुलफिल कर सकती हैं और अच्छे तरीके से, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो। इन कंपनियों की जो मैनेजमेंट है, जो सरकार चला रही है, वो अच्छे से चलाए। सरकार अच्छे से ध्यान नहीं देती, इसलिए ये कंपनियां नुकसान में जाती हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी करें तो ये 12 महीने जो है कंपनियां मुनाफे में रहें। दैट की वो डज नॉट डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट फ्रॉम करना यानी किसी चीज़ से दूसरी तरफ मोड़ लेना, है ना, किसी चीज़ से डाइवर्ट कर लेना। दे आया कंपनियों के लिए, सरकारी के लिए वर्ब है कैन फुलफिल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी मैनेजमेंट का तरीका। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है तो कंपनी मुनाफा करेगी, मैनेजमेंट क्लीन होगी। कह रहे द डिविडेंड्स फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर आर सब्सटेंशियल। जो मुनाफे हैं, डिविडेंड्स हैं, जो बेनिफिट्स हैं, गेन्स हैं एक मजबूत पब्लिक सेक्टर के, मजबूत सरकारी कंपनियों के, वो बड़े सब्सटेंशियल होते हैं। अपने इंपॉर्टेंस में, साइज में, आकार में बहुत बड़े होते हैं। डिविडेंड यानी मुनाफा, सब्सटेंशियल यानी बड़ा, और आर है इसकी वर्ब। होपफुली आपने 50-60% ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे। इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके लिए आपको रेगुलरली वीक में 2-3 बार इकोनॉमिक आर्टिकल्स पढ़ने होंगे। जैसे मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ना, तो मैंने भी तो कहीं से सीखी है। सच बता रहा हूँ, मैं खुद से पढ़ के सीखी है। यूट्यूब भी नहीं थी जब मैं सीखता था तब तो, है ना। तो पढ़ने की आदत डालो। इकोनॉमिक आर्टिकल वीक में कम से कम आपको 2 पढ़ने हैं। चलिए अब आ जाइए आर्टिकल के क्विज पे। जो क्वेश्चन सीखे हैं आपने, सबके सब अप्लाई होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स। इस पैसेज के हिसाब से इनमें से प्राइमरी फैक्टर क्या है स्ट्रॉन्ग इमर्जेंस का पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कोविड के बाद? इन चारों में से कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से सरकारी कंपनियों ने भर भर के मुनाफा दिखाया है कोविड खत्म होने के बाद? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत हुई है बाहर की बाज़ारों से। हमारे यहाँ डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रही है क्योंकि कंजम्पशन बहुत बढ़ा हुआ है। सरकार ने सब्सिडियाँ खूब डाली हैं बैंकों में। या फिर सरकार का कैपेक्स साइकिल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आंसर है इसका। जिसने आर्टिकल बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा इसका आंसर निकाल लेगा। फर्स्ट कमेंट में मैं आंसर डाल भी रहा हूँ, बताने की क्या ज़रूरत है। मान लो मैं डी बोल दूँ, डी आंसर है, तो पूरा आर्टिकल आपने पढ़ा है तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। पहले खुद से अपना आंसर निकालो, ठीक है। बाय डिंट ऑफ, पीटर आउट, टेपर ऑफ, सबसाइड, कैपिटलाइज ऑन, राइड ऑन द बैक ऑफ समथिंग। याद है ना सारे वर्ड्स? तो ये सारे वर्ड्स आपको पूछे गए हैं। लास्ट में मैंने आपसे 2 वर्ड्स दिए हैं, सब्सटेंशियल और सब्सटेंटिव। सब्सटेंशियल वर्ड आज आर्टिकल में आया भी था, और सब्सटेंटिव वैसे तो आज नहीं आया लेकिन बहुत बार करवाया गया है आपको। दोनों वर्ड्स के बीच का डिफरेंस आपको पता होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे इस क्वेश्चन में, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा मामला जो थॉट प्रोवोकिंग हो, जो सोचने पे मजबूर करे, वो मामला सब्सटेंशियल होगा या सब्सटेंटिव होगा? चलिए हिंट मैंने आपको दे दी है। हालांकि दूसरा वर्ड मैंने आज नहीं करवाया, लेकिन इस हिंट से आपको सही आंसर निकाल लेना है। लास्ट में मिलेगी 2 एरर्स। पहली एरर आपको मिल सकती है इस फ्रेज में, सब्जेक्ट वर्ब के पेयर में, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ब के आसपास, ठीक है। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। इकोनॉमिक आर्टिकल अच्छे लगते हैं वो भी बताया करो ताकि और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से लाए जा सकें। द हिंदू में कम आते हैं, दूसरे आर्टिकल दूसरी जगह आपको दूसरे न्यूज़पेपर में ज़्यादा मिलेंगे। जो बच्चे क्लास को पूरा देखते हैं लास्ट में पीडी लिख करके बताया करो अपने मार्क्स के साथ में। इससे मुझे आइडिया लगता है कितने बच्चे मैक्सिमम बेनिफिट इन सेशंस का ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में लेंगे आपसे मुलाकात।